तो क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और आजकल हम लोग पाठ नंबर 7 पढ़ रहे हैं और आज वीडियो नंबर 6 हम लोग जा रहे हैं शुरू करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। और देखिए, तो शुरू करने की जब बात हो रही है तो आप इसको कैसे बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेरे चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो भी आपके मन में डाउट है, जो भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा तकलीफ़ करता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरा बताने का कोशिश करूँगा कि आपके पास कोई डाउट ना हो। चलिए तो आगे अब हम लोग कदम रखते हैं। तो आइए आज का शुरुआत प्रश्न से करते हैं। प्रश्न 6 कहता है कि पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है। तो आप जरूर याद रखेंगे, कह सकते हैं दिशिक या अनुवर्तन गति जो प्रकाश उद्दीपन के प्रभाव में प्रकाश की ओर अथवा उसके विपरीत होती है उसे प्रकाश अनुवर्तक कहते हैं। तने प्रकाश की ओर मुड़ते हैं जबकि जड़े प्रकाश के विपरीत मुड़कर अनुक्रिया करते हैं। आप देख रहे हैं ये जड़ है, ये प्रकाश की ओर मुड़ता है, ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण। ये नीचे है तो धनात्मक गुरुत्वाकर्षण दिखाया गया। तो इस तरीके से ये चित्र भी आप बता सकते हैं कि जो बात हो रही है कि प्रकाश अनुवर्तक में, तो प्रकाश अनुवर्तक में दिख रहा है कि जो जड़ें होती है वह जड़ें किस तरीके से गति करती है। तने प्रकाश की ओर मुड़ते हैं और जबकि जड़ प्रकाश के विपरीत दिशा में मुड़ते हैं। ऊपर की तरफ तना मुड़ता है और जो जड़ होता है वह नीचे की तरफ मुड़ता है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग आप 7 के पास चलते हैं। मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आवागमन में व्यवस्था होगा। ये बातें होती है कि जो मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आवागमन में व्यवधान होगा। तो चलिए, तो पहला आप बता सकते हैं कि सभी संकेत, व्यवधान के बाद पूछता है जिसमें पहला कह सकते हैं कि सभी संकेत जो मस्तिष्क से दूर या मस्तिष्क की ओर मेरुरज्जु से होकर चलते हैं उनके आवागमन में व्यवधान उत्पन्न होगा। सभी संकेत जो मस्तिष्क से दूर या मस्तिष्क की ओर मेरुरज्जु से होकर के चलते हैं उनके आवागमन में व्यवधान उत्पन्न होगा। दूसरा बता सकते हैं कि जो प्रत्यावर्ती क्रिया नहीं संपादित होगी। जो प्रत्यावर्तित क्रिया होती है वह प्रत्यावर्ती क्रिया संपादित नहीं होगी, यानी प्रत्यावर्तित क्रिया को संपन्न होने में भी व्यवधान उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न ये पूछा जाता है तो इसको आप बता सकते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न 8 के पास। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। याद करो, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में कह रहा है कि पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। तो आप उत्तर में कह सकते हैं कि पौधों के विशेष कोशिकाएं द्वारा कुछ रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं जिन्हें पादप हार्मोन्स कहते हैं। विभिन्न प्रकार के पादप हार्मोन्स वृद्धि के निकाय तथा वातावरण के साथ समन्वय स्थापित करते हैं। ये पादप हार्मोन्स क्रिया स्थान से दूर कहीं स्रावित होकर विसरण द्वारा उस स्थान तक पहुंचकर कार्य करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं। एक जीव में नियंत्रण और समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका है कि एक जीव में नियंत्रण और समन्वय तंत्र की क्यों आवश्यकता होती है, माने क्यों नियंत्रण की जो समन्वय तंत्र होती है उसकी आवश्यकता होती है। तो आइए इसकी आवश्यकता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्यों आवश्यकता होती है। देखिए मैं उत्तर पढ़ रहा हूँ। कहता है कि एक जीव में नियंत्रण और समन्वय के तंत्र की आवश्यकता 2 कार्यों को संपन्न करने के लिए होती है। 2 जो कार्य होते हैं उन दोनों कार्यों को संपन्न करने के लिए होती है। ये पूछा जाता है तो ये चीज़ को आप बता सकते हैं। पहला, इससे शरीर के विभिन्न तीन क्रियाओं के लिए होती है। इससे पहला में इससे शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है एवं अंग तंत्र एक व्यवस्थित तरीके से कार्य करते हैं और उनमें समन्वय बना रहता है। उदाहरण के लिए जब हम भोजन करने को सोचते हैं तो हम भोजन लेकर मुंह की तरफ ले जाते हैं और दांत और जबड़े की पेशियां भोजन को तोड़ते हैं, लाल ग्रंथियां लार को स्रावित करती है। तो ये कुछ बातें हैं जिसको आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो इसके द्वारा कुछ चीज़ों को आप बता सकते हैं। जब बातें आपसे पूछी जा रही है तो आप कह सकते हैं कि जो पहला आपके शरीर के तमाम प्रकार के जो अंग होते हैं उसका नियंत्रण करने के लिए
उसको व्यवस्थित करने के लिए जो होता है कार्य इनको करना पड़ता है, और इसको इस चीज़ को आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा नंबर, बस से कूदना, आग की लौ से अपना हाथ पीछे खींच लेना, भूख के कारण मुंह में पानी आना। इन सभी उदाहरणों में एक सामान्य विचार आता है जो कुछ हम करते हैं उसके बारे में विचार नहीं करते, वो अपना क्रियाएं को नियंत्रण में महसूस नहीं करते। फिर भी ये स्थितियाँ हैं जहाँ हम अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। इन परिस्थितियों के लिए हमें नियंत्रण का समन्वय तंत्र की आवश्यकता होती है। हम जो भी सोचते हैं चाहे जो भी करते हैं उनके लिए हमें नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता होनी चाहिए। नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता नहीं होगा तो हम उस कार्य को आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो यही बात करता है, जैसे हम लोग सोचते हैं, जैसे आप कोई भी बात अगर है, मान लीजिए कि आग है, उसमें अपने हाथ को डालते हैं तो हाथ पीछे खींच लेते हैं। इसकी आवश्यकता हमें है। अगर हाथ ना सोच सके तो हाथ पीछे नहीं खींचेगा तो हाथ जल जाता है। इसीलिए समन्वय, शरीर के समन्वय और जो नियंत्रण होता है उसकी बहुत सी आवश्यकता होती है, और ये पूछा जाता है तो इस चीज़ को हम लोग बता भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो बातें आती है उसका अध्ययन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए कहता है क्वेश्चन कि अनैच्छिक क्रिया तथा प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। यानी जो अनैच्छिक क्रिया है और जो प्रतिवर्ती क्रिया है एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, इसको बताना। तो बता देते हैं, यहाँ पर अनैच्छिक क्रिया है, यहाँ पर प्रतिवर्ती क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया में बता सकते हैं कि वे क्रियाएं जिनका नियंत्रण हमारे सोचने से नहीं होता है, या ऐसी क्रिया जो शरीर में नियंत्रण चलती रहती है उसका अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया पहला यह क्रिया जिनमें किसी बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रियाएं होती है प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है। इसमें आप दूसरा बता सकते हैं कि इसका नियंत्रण पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला के द्वारा होता है। इसका नियंत्रण मुख्यतः मेरुरज्जु द्वारा होता है तथा प्रतिवर्ती चाप के रूप में क्रियान्वित होता है। तीसरा कर सकते हैं, उदाहरण के लिए हृदय का स्पंदन, सांस लेना, श्वसन क्रिया द्वारा ऊर्जा का उत्पादन, भोजन देकर लार का निकालना, वज्र पदार्थों का उत्सर्जन इत्यादि। इसमें कह सकते हैं उदाहरण के लिए किसी गर्म वस्तु का स्पर्श करने पर हाथ शीघ्रता से पीछे हटना, यह आपका जो होता है प्रतिवर्ती क्रिया होता है। तो ये आपका था प्रतिवर्ती क्रिया जो हम लोग देखते हैं। आइए उसके बाद से एक और क्वेश्चन आपके पास है, कहता है कि जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन्स क्रिया विधि को समझाइए। तो देखिए ये रहता है जंतुओं में तंत्रिका द्वारा नियंत्रण और समन्वय, और जंतुओं में हार्मोन द्वारा नियंत्रण और समन्वय दोनों। तो देखिए जंतुओं द्वारा तंत्रिका में यह पहला यह नियंत्रण और समन्वय से संबंधित क्रिया विधि होता है। यह क्रिया विधि भी नियंत्रण और समन्वय से संबंधित होता है। दूसरा बता सकता है तंत्रिका क्रिया विधि में रासायनिक परिवर्तन मांसपेशियों की कोशिकाओं में होता है। इसमें कह सकते हैं कि शरीर में एक अंग में उत्पन्न हार्मोन्स शरीर के अन्य भागों को भेजे जाते हैं। तीसरा बता सकते हैं कि तंत्रिका में कि यह मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होता है। यह मस्तिष्क या मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होता है। इसमें आप बता सकते हैं कि यह अंतरस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। जो जंतुओं में हार्मोन्स होता है वह अंतरस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। और अब प्रश्न 12 देखते हैं, छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है। तो ये भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। बता सकते हैं कि छुई, पहले आप देखते हैं छुई मुई में गति। तो आप कह सकते हैं कि छुई मुई में स्पर्श उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के फलस्वरूप गति होती है। यदि पत्ती को छूते हैं तो उद्दीपन पत्ती के आधार तक संचरित हो जाता है और पत्ती नीचे झुक जाती है। यह आधार कोशिकाओं में परासरणीय दाब कम होने के कारण होता है। जब उद्दीपन समय समाप्त हो जाता है तब परासरण दाब पुनः स्थापित हो जाता है तथा पत्तियाँ समानता अवस्था में आ जाती है। यह वृद्धि अनास्रवित गति है। छुई मुई में स्पर्श बिंदु से अलग भाग में गति होती है। इसमें सूचना विशिष्ट ऊतकों से होकर नहीं बल्कि विद्युत रासायनिक संकेतों के रूप में एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक संचित होती है। पादप कोशिका की रचना उनमें पानी की मात्रा में परिवर्तन होती है जिसके परिणाम स्वरूप गति होती है। अब ये भी देख लेते हैं हमारे पैरों की गति। तो हमारे पैरों की पेशी देखिए, हमारे पैर की पेशियाँ तंत्रिका
से संबंधित होती है, जिनमें गति करने हेतु आवश्यक सूचनाएं मस्तिष्क द्वारा भेजी जाती है। सूचनाएं विद्युत रासायनिक संकेतों के रूप में संचित होती है। ये पेशियों तक पहुंचकर रासायनिक संकेतों में बदल जाती है, जिसके परिणामस्वरूप पैर में गति होता है। अतः पैर में गति पेशियों के सिकुड़ने और फैलने से होती है, जो मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती रहती है। तो इस तरीके से पाठ संपन्न होता है। धन्यवाद।